हेलो बच्चों, आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको 7वीं कक्षा का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ाऊंगी, जिसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी, जो कि जापान की एक जानी पहचानी लेखिका है। उन्होंने पुस्तक लिखी थी तोतो चान ए लिटिल गर्ल एट द विंडो। ये जो तोतो चान पुस्तक है, ये विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई थी और इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी और गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, और इसकी जो शाखाएं थी, पेड़ों की शाखाएं, वो बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे कोबायाशी। जो लेखिका है वो स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। यह जो संस्मरण है, ये तोतो चान और उसके दोस्त यासुकी चान के दोस्ती के बारे में है। यासुकी चान तोतो चान से 1 वर्ष बड़ा है। इस कहानी में तोतो चान और यासुकी चान दोनों मिलकर बिना घर वालों को बताए एक ऐसा कार्य करते हैं, जिसके करने के बाद उन्हें अपूर्व अनुभव होता है। ए का अर्थ है नहीं और पूर्व का अर्थ है पहले, और अनुभव का अर्थ है एक्सपीरियंस, यानी ऐसा एक्सपीरियंस जो उन्हें पहले कभी ना हुआ हो। तो इस कार्य को करने के बाद उन्हें अपूर्व अनुभव होता है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। संस्मरण के आरंभ में लेखिका तेत्सुको कुरियानागी बताती है कि सभागार में कैंप लगने के 2 दिन बाद तोतो चान और यासुकी चान के लिए साहस का काम करने का दिन आया। उस दिन दोनों को मिलना था, परंतु इसके बारे में उनके माता पिता को नहीं पता था कि वे क्या करने वाले हैं। असल में तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, यानी निमंत्रण दिया था, बुलावा दिया था। जो तोतो चान है वो जापान के तोमोए नामक शहर में रहती है। कौन से शहर में? तोमोए नामक शहर में। यहाँ का हर बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपना खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। किसके पास था? कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास। उसका पेड़ सबसे ऊंचा था और पेड़ के करीब 6 फुट की ऊंचाई पर पेड़ पर एक द्विशाखा थी, जो झूले जैसी आरामदायक थी। तोतो चान खाना खाने की छुट्टी के बाद या स्कूल के बाद पेड़ पर चढ़कर दूर दूर तक देखती थी। आसमान, नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखती थी। फिर लेखिका बताती है कि यासुकी चान पोलियो का शिकार था। उसकी एक टांग ठीक से काम नहीं करती थी, इस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। और यही वजह थी कि तोमोए शहर के बाकी बच्चों की तरह उसका अपना व्यक्तिगत पेड़ नहीं था, यानी पर्सनल पेड़ नहीं था। वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। उसको पता था कि पेड़ों पर चढ़ना उसके लिए संभव नहीं था। फिर भी तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया और दोनों ने अपने माता पिता को बताए बिना पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। उनको पता था कि अगर उन्होंने बड़ों को यह बात बता दी तो उन पर डांट पड़ेगी और यासुकी चान कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर, जो डेनेनचोफू में है, जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं झांका और अपनी नजरें नीचे जूतों के फीतों पर गड़ाए रखी। तोतो चान को छोड़ने के लिए उसका डॉगी रॉकी स्टेशन तक आया। तोतो चान ने अपने घर नहीं बताया, लेकिन उसने जाते जाते रॉकी को बता दिया कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। उसके बाद लेखिका बताती है कि जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो यासुकी चान उसे मैदान की क्यारियों में मिला। गर्मी की छुट्टी के कारण सब कुछ सुनसान था।
जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर को घसीटता हुआ उसकी तरफ आया। तोतो चान भी उत्तेजित थी, क्योंकि आज वे दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को नहीं पता था। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हुए और हंसने लगे। फिर तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ ले गई और चौकीदार से सीढ़ी लाकर तने के सहारे इस ढंग से लगाया कि वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। फिर खुद ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को पकड़कर यासुकी चान को बोली कि अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। इसके बाद लेखिका यासुकी चान के स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए कहती है कि यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह बिना सहायता के पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सकता था। इसीलिए तोतो चान को वापस उतरना पड़ा। नीचे उतरकर यासुकी चान को पीछे से सहारा देकर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह छोटी और नाजुक थी, इससे ज्यादा वह उसकी सहायता नहीं कर सकती थी। यासुकी चान भी और प्रयास नहीं कर सका और उसने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और निराश होकर तथा सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को भी लगा कि यह काम इतना आसान नहीं था जितना वह उसे समझ रही थी, और अब उसके सामने समस्या थी कि अब वह क्या करे जिससे यासुकी चान पेड़ पर चढ़ सके, क्योंकि यही उसकी हार्दिक इच्छा थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। फिर वह भागकर चौकीदार के छप्पर की तरफ गई और हर एक चीज उलट पुलट कर देखी, और अंत में उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी। वह उसे घसीट कर ले आई और पेड़ के सहारे लगा दिया। वह सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच गई। फिर तोतो चान ने बड़ी बहन जैसी आवाज में कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं, वह हिलेगी नहीं। आगे लेखिका यासुकी चान की मानसिक हालत के बारे में वर्णन करते हुए बताती है कि यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी की तरफ देखा, फिर पसीने से तरबतर तोतो चान की तरफ देखा, उसके बाद पेड़ की तरफ देखा और निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर चढ़ गया। दोनों बच्चे इस कार्य में इतने मगन थे कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा है। सूरज की धूप उन दोनों पर पड़ रही थी, लेकिन दोनों का ध्यान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में लगा हुआ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक सीढ़ी पर पैर रखने में मदद कर रही थी और अपने सिर पर उसके पिछले हिस्से को स्थिर भी रखती जा रही थी। यानी वो इस ढंग से कर रही थी कि इसके पैर को भी उठाकर इस सीढ़ी के एक एक सीढ़ी पर रखती जाए और पीछे से इसको सहारा भी देती रहे। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। आखिर वह ऊपर पहुंच गया। यासुकी चान तिपाई सीढ़ी पर चढ़ गया, परंतु पेड़ पर नहीं चढ़ सका। दोनों खुश हुए, पर अचानक तोतो चान को लगा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई, क्योंकि वह तो छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गई, परंतु पोलियो के कारण यासुकी चान की टांग इतनी कमजोर थी कि वह ऐसा नहीं कर पाया। तोतो चान को लगा कि उसकी यासुकी चान को पेड़ पर लाने का सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। वह सीढ़ी को पकड़े हुए तोतो चान की तरफ देखता रहा। उसे पेड़ तक न पहुंचने के कारण तोतो चान की शक्ल रोने जैसी हो जाती है। उसकी इच्छा थी कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर लाकर नई नई चीजें दिखा सके, किंतु अब उसे ऐसा करना संभव नहीं लग रहा था। वह बहुत दुखी थी, परंतु रोई नहीं, क्योंकि उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बोली कि तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें खींचने की कोशिश करती हूँ। यानी वो यहाँ पेड़ पर खड़ी हो जाती है और इसको बोलती है कि लेट जाओ, और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर इस शाखा पर बिठाने की कोशिश करती है। अगर उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की तरफ खींचते हुए कोई बड़ा देख लेता तो जरूर डर के मारे चीख पड़ता।
तोतो चान अपने नन्हे हाथों से पूरी ताकत लगाकर यासुकी चान को ऊपर खींचने लगी। बादल का एक छोटा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर चढ़ गए। तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। वह भी मुस्कुराकर झिझक कर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर लेखिका बताती है कि उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों बहुत देर तक बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। यासुकी चान ने बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है, वहाँ टेलीविज़न नाम की चीज़ है। जब ये चीज़ जापान में आ जाएगी तो हम घर बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। टीवी एक डिब्बे जैसी चीज़ होती है। फिर लेखिका तोतो चान के मन के भावों को बताते हुए कहती है कि तोतो चान उस समय यह नहीं समझ पाई कि यासुकी चान के लिए घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ है। बस वह तो यह सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे हुए डिब्बे में कैसे समा सकते हैं। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। शुरू में यासुकी चान ने ही तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में बताया था। अंत में लेखिका बताती है कि ऐसा लग रहा था कि पेड़ गीत गा रहे हैं और वे दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था। और इसी के साथ ये अपूर्व अनुभव पाठ समाप्त हुआ।